जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्पेस टूरिज्म के बारे में देखेंगे, यानी कि अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में। अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजन के उद्देश्य से मानव द्वारा अंतरिक्ष यात्रा है। अंतरिक्ष पर्यटन के कई अलग प्रकार हैं, जिनमें कक्षीय, उपकक्षीय, चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। पर्यटक अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने, भारहीनता महसूस करने, अत्यधिक उच्च गति और कुछ असामान्य अनुभव करने और विज्ञान में योगदान करने की संभावना से प्रेरित होते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत अप्रैल 2001 में हुई, जब अमेरिकी व्यवसायी और इंजीनियर डेनिस टोटो स्योज TM-32 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक बने। 2001 से 2009 की अवधि के दौरान 7 अंतरिक्ष पर्यटकों ने रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक 8 अंतरिक्ष उड़ानें भरी, जिसकी मध्यस्थता अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर्स ने रोस्कोमोस और RSC एनर्जिया के साथ मिलकर की थी। ईरानी अमेरिकी व्यवसायी अनुसे अंसारी सितंबर 2006 में पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनी। प्रचारित कीमत प्रति यात्रा 20 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। कुछ अंतरिक्ष पर्यटकों ने कक्षा में रहते हुए कुछ शोध गतिविधियों का संचालन करने के लिए तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष पर्यटकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। खासतौर पर उन्हें सेंट्रीफ्यूज में तेज गति या जी फोर्स के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है और परवलयिक चाप बनाते हुए उच्च ऊंचाई वाले जेट विमान उड़ान भरकर भारहीनता का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उन्हें सिमुलेटर का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को चलाना और उसके कुछ हिस्सों को ठीक करना भी सीखना पड़ सकता है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के आकार में वृद्धि के कारण 2010 में कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन को रोक दिया था। अभियान दल के लिए सीटों का उपयोग किया गया जो पहले अंतरिक्ष यान प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए बेचे गए थे। कक्षीय पर्यटक उड़ानें 2015 में फिर से शुरू होने वाली थी, लेकिन नियोजित उड़ानें को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। रूसी कक्षीय पर्यटन अंततः 2021 में सोयुज MS-20 के प्रक्षेपण के साथ फिर से शुरू हुआ। 7 जून 2019 को नासा ने घोषणा की कि 2020 से शुरू होकर संगठन का लक्ष्य निजी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने की अनुमति देना शुरू करना है, जिससे सार्वजनिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए SpaceX क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान और बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसकी कीमत एक अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रतिदिन 35,000 अमेरिकी डॉलर रखने की योजना है और वहां और वापस की सवारी के लिए अनुमानित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म वाहनों को विकसित करने की दिशा में भी काम जारी है। यह ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्सी जैसे एरोस्पेस कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। SpaceX ने 2018 में घोषणा की कि वे इसाकू मेजावा सहित अंतरिक्ष पर्यटकों को स्टारशिप पर चंद्रमा के चारों ओर एक मुक्त वापसी प्रक्षेप पथ पर भेजने की योजना बना रहे हैं। हालांकि परियोजना 1 जून 2024 को रद्द कर दी गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतरिक्ष यात्रियों के समूह को व्यापक बनाने में सफल रहा। सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम में वार्सा संधि के सदस्य देशों पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी और बाद में USSR और गैर गठबंधन देशों के सहयोगी से चुने गए अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। इनमें से अधिकांश अंतरिक्ष यात्रियों को उनके मिशन के लिए पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया था, उनके साथ समान व्यवहार किया गया, लेकिन आमतौर पर उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में छोटी उड़ानें दी गई। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी कार्यक्रम का लाभ उठाया। US स्पेस शटल कार्यक्रम में पेलोड विशेषज्ञ पद शामिल, जिन्हें आमतौर पर उस मिशन का एक विशिष्ट पेलोड का प्रबंधन करने वाली कंपनियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता था। इन पेलोड विशेषज्ञों ने नासा के पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के समान प्रशिक्षण नहीं मिला था और उन्हें नासा द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। 1983 में ESA ने उल्फ मेरवोल्ड और MIT ने बायरन लिचनबर्ग और वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट मिशन STS-9 पर स्पेस शटल पर उड़ान भरने वाले पहले पेलोड विशेषज्ञ थे। 1984 में चार्ल्स डी वॉकर उड़ान भरने वाले पहले गैर सरकारी अंतरिक्ष यात्री बने। उनके नियोक्ता मैकडॉनेल डगलस ने उनकी उड़ान के लिए बहुत सारे पैसों का वहाँ पे खर्च किया गया। 200 से 300 मिलियन के डॉलर के हटाने योग्य केबिन का अध्ययन किया
जो शटल के कॉर्बोवे में फिट हो सकता है। कॉर्बन के 74 यात्रियों के 3 दिनों तक कक्षा में ले जा सकता था। स्पेस हैबिटेशन डिजाइन एसोसिएट्स ने 1983 में 72 यात्रियों के लिए केबिन का प्रस्ताव रखा था। यात्रियों को 6 खंडों में स्थित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में खिड़कियां और अपना लैंडिंग रैंप था। 1985 में नेशनल स्पेस सोसाइटी को दिए गए प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि हालांकि केबिन में पर्यटकों को उड़ान भरने वाली सरकारी सब्सिडी के बिना प्रति यात्री $1 मिलियन से $1.5 मिलियन का खर्च आएगा, लेकिन 15 साल के भीतर 30,000 लोग नए अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए हर साल $25,000 का भुगतान करेंगे। प्रेजेंटेशन में 30 साल के भीतर चंद्र की कक्षा में उड़ान भरने के लिए 50 साल के भीतर चंद्र सतह पर जाने का भी अनुमान लगाया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में जब शटल कार्यक्रम का विस्तार हुआ तो नासा के अंतरिक्ष उड़ान प्रतिभागी कार्यक्रम शुरू किए ताकि वैज्ञानिक एवं सरकारी भूमि के बिना नागरिकों को उड़ान भरने की अनुमति मिल सके। जुलाई 1985 में क्रिस्टा मैकॉलिफ ने 11,400 आवेदकों में से अंतरिक्ष में पहली शिक्षिका के रूप में चुना गया था। अंतरिक्ष में पत्रकार कार्यक्रम के लिए 1700 ने आवेदन किया था। अंतरिक्ष में कलाकार कार्यक्रम पर विचार किया गया और नासा को उम्मीद थी कि मैकॉलिफ की उड़ान के बाद साल में 2 से 3 नागरिक शटल पर उड़ान भरेंगे। जनवरी 1986 में चैलेंजर आपदा में मैकॉलिफ की मृत्यु के बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मैकॉलिफ की बैकअप बारबरा मॉर्गन को अंततः 1998 में एक पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के रूप में काम पर रखा गया और उन्हें मिशन विशेषज्ञ के रूप में STS-118 पर उड़ान भरी। एक दूसरे पत्रकार अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा 2003 में की जानी थी, जिसमें नासा ने माइल्स ओब्रायन को अंतरिक्ष शटल पर उड़ान भरने के लिए हरी झंडी दी थी। उस कार्यक्रम को STS-107 पर कोलंबिया आपदा के मद्देनजर रद्द कर दिया गया और इसके बाद अंतरिक्ष शटल को रिटायर करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को खत्म करने का जोर दिया गया। प्रारंभ में नासा के वरिष्ठ लोगों ने सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष पर्यटन का कड़ा विरोध किया। ISS अभियानों की शुरुआत हो गई। नासा ने कहा कि वो भुगतान करने वाले मेहमानों को समायोजित करने में दिलचस्पी नहीं रखता। जून 2001 में आयोजित प्रतिनिधि सभा के अंतरिक्ष और वैज्ञानिकी विज्ञान समिति की उप समिति ने सुनवाई के उद्देश्य पर अपने बयान में ISS की यात्रा करने के लिए इच्छुक भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटकों के प्रति नासा के बदलते रवैयों का खुलासा किया। अंतरिक्ष में गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ाने के मुद्दे अवसरों की समीक्षा, निवेदित अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग के समर्थन देने के लिए उचित सरकारी भूमि या पर्यटन के लिए शटल और अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग, अंतरिक्ष पर्यटकों के लिए सुरक्षा और प्रशिक्षण मानदंड, अंतरिक्ष पर्यटन के लिए संभावित वाणिज्यिक बाजार, उप समिति की रिपोर्ट, डेनिस डेटी के व्यापक प्रशिक्षण और एक गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में उनके अनुभव का भी मूल्यांकन करने में रुचि रखती थी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्पेस टूरिज्म के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं कोई ऐसा ही नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।